ठीक। हाँ नहीं तो ऑन है, ये पहले से सब कुछ है, ऑन करके रखा गया है। ऑन हो गया यहाँ से। क्या पढ़े तुम लोग? शिक्षण सूत्र पढ़ रहे थे ना? अच्छा हाँ, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र पढ़ रहे थे। शिक्षण सूत्र में हमने ये बताया था कि शिक्षण सूत्र के जो जनक हैं वो कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस। कुल मिलाकर के मूल रूप से इन्होंने 11 शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा किया था। पहला हमने बताया था आपको सरल से जटिल या सरल से कठिन की ओर, दूसरा था ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना। तीसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा था प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पांचवा था अनिश्चित से निश्चित की ओर, और छठवां था विशिष्ट से सामान्य की ओर। सातवां था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आज हम लोग को पढ़ना है संपूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना। आठवां है ना। देखिए इसको हम कहते हैं संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से अंश की ओर, या आप इसको संपूर्ण से अंश की ओर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्या, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर दोनों कह सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। सबसे बेहतरीन प्रश्न ये बनेगा कि ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत की देन है, ठीक है ना। बताइए। गेस्टाल्टवादियों का नाम सुने हो? हाँ, गेस्टाल्टवादियों का। अच्छा एक बात बताइए, गेस्टाल्टवादियों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं इनसाइट थियरी। समझ में आया ना। तो सूझ के सिद्धांत की देन है, और ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो ये गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था, यानी कि गेस्टाल्टवाद, ठीक है। ठीक। अब होता क्या है संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में, एक बार समझिएगा। देखिए अध्यापक कोई भी चीज़ पहले पढ़ाएगा तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा, और जो विषय वस्तु यानी कि जो प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, ठीक है, वो संपूर्ण यानी कि सभी चीज़ को कवर कर लेगा। जैसे किसी मूवी का अगर ट्रेलर होता है तो वो क्या करता है, वो थोड़ी थोड़ी यानी कि कुछ सेकंड कर करके लगभग 2 या 3 मिनट में वो पूरी मूवी का पूरा एकदम ये दे देता है, कंक्लूजन दे देता है, लगभग दे देता है। और कुछ मामले सशंकित होते हैं, जो आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तब उसका निराकरण हो पाता है, ठीक है। तो संपूर्ण से अंश की ओर का मतलब ये है कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने से पहले पूर्ण रूप से उसको समझाएं, ठीक है ना। कि जैसे हम इस विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे, इस तरीके से बता करके, और उसके बाद से फिर उसके छोटे छोटे इकाइयों के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसे ही हम कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर या संपूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कोई किताब पढ़ानी है तो कोई किताब, ठीक है, कोई किताब क्या हो जाता है, संपूर्ण होता है, और किताब के एक एक लेसन को जब हम बताते हैं तो वो अंश होता है, तो संपूर्ण से अंश की ओर हो जाएगा। कोई एक हम पदार्थ ले लें या कोई हम एक वस्तु ले लें, ठीक, उस वस्तु को हम दिखा दें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से, तो वो हो जाएगा संपूर्ण। लेकिन फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, माने बाह्य विशेषता को बता देते हैं, वस्तु को दिखा देते हैं, तो वो संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद से उसके छोटे छोटे चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं अंश। तो इसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। अब है प्रकृति का अनुसरण, ठीक। इसमें अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो 1-2 लाइन लिख लीजिएगा कि पहले विषय वस्तु को एक बार समझाएं। लिख लीजिए इसमें, पहले विषय वस्तु को एक बार समझाएं, फिर जो भी विषय वस्तु होता है ठोस रूप में उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले विषय वस्तु को एक बार समझाएं, फिर इसके विभिन्न अंगों पे, है ना, फिर इसके
विभिन्न अंगों पर चर्चा करें, अंगों पर चर्चा करें। ठीक है, तो यही हो जाता है क्या, संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, यही हो जाता है क्या, संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। फिर आगे है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र। नौवें नंबर है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण। देखिए, प्रकृति के अनुसरण शिक्षण सूत्र में क्या होता है, अध्यापक कभी भी पढ़ाता है बच्चों को तो उनके बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रख करके पढ़ाता है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रख करके पढ़ाता है। जो भी पढ़ाता है उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ चीज़ों को देख करके समझ करके पढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकृति के अनुसरण में ये होता है कि अगर अध्यापक बच्चों को कह रहा है कि देखो गर्मी का मौसम आ गया, ठीक ना, गर्मी का मौसम आ गया, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पसीना होगा, फिर वातावरण बहुत गर्म होगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, बादल बनेंगे, ठीक ना, फिर उसके बाद से क्या होगा, पानी पड़ेगा, बादल उमड़ेंगे, बादल बनेगा, फिर पानी पड़ेगा। बच्चे ने इस चीज़ को देख लिया, सीख लिया, और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को पहले से जानता नहीं है। वो उसे पता है कि अभी गर्मी का मौसम आता है तो फिर बरसात होती है। जैसे आज का माहौल था, देखे ना, ऐसा था कि आज पानी पड़ेगा, और बूंदाबूंदी हुआ भी है मॉर्निंग में, हमारे तरफ बूंदाबूंदी हुआ है सुबह में। तो अब क्या है, बच्चे को इतना पता है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर बरसात होती है, इतना पता है। लेकिन अध्यापक ने इसको क्या मूर्त रूप दे दिया, बता दिया कि देखो जब भी गर्मी का मौसम आता है उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से जो है कि बहुत काफ़ी वातावरण गर्म हो जाता है, बादल बनते हैं, ठीक ना, और काला बादल हो जाता है, फिर बरसात होती है। बच्चे ने इस चीज़ को सीख लिया। अब जब भी घर जाएगा या जब भी ऐसी घटना घटेगी तो बच्चे के दिमाग में, मतलब अब जब भी बादल बनने लगेगा या बादल काला हो जाएगा तो बच्चे के दिमाग में ज़रूर आ जाएगा कि हाँ अब लग रहा है कि बरसात होने वाली है। इसे हम कहते हैं प्रकृति का अनुसरण। ठीक है ना, मतलब जो भी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें बच्चों को बता दिया गया है, अब वैसी घटनाएं अगर घटने वाली होती हैं तो बच्चों को ये एहसास होता है, ये अनुभव होता है। इसे हम कहते हैं प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। ठीक ना, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत, या आप इसको ना तार्किक ओर भी कह सकते हैं, तर्क संगत या तार्किक की ओर से, तार्किक की ओर। ठीक ना, आप इसको कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत या तार्किक की ओर। ये भी शिक्षण सूत्र है। इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तर्क संगत से मनोवैज्ञानिकता की ओर या मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर या तार्किकता की ओर, कन्फ्यूजन होता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था, अज्ञात से ज्ञात की ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की सामान्य से विशिष्ट, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत या तर्क संगत से मनोवैज्ञानिक। ठीक ना, ये क्या है, ये सब नंबर दिलाने वाले प्रश्न हैं। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि इसमें क्या होता है, ये जरूर पूछा जाता है कि कौन शिक्षण सूत्र है, कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। तो मनोवैज्ञानिकता और तर्क संगतता क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मनोवैज्ञानिकता का मतलब ये होता है कि बच्चों के हाव भाव, स्थिति, ठीक ना, मुख मुद्रा, इन सभी चीज़ों को देख करके और हम क्या करें, मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ाएं। मतलब आप क्या करते हैं, बच्चों के हाव भाव स्वभाव को देखते हैं, उठने बैठने का तरीका देख लेते हैं, उनकी इच्छाएं देख लेते हैं कि हम जो पढ़ाने वाले हैं क्या बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आज उसका मूड है कि नहीं पढ़ने का। ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, हम जानकारी प्राप्त करते हैं या क्लास में ये इसका हम आकलन कर लेते हैं। वही होता है क्या, मनोवैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिक। हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का पहले आकलन कर लेते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से देख लेते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा है कि नहीं, बच्चे के अंदर रुचि है कि नहीं, बच्चे के अंदर पढ़ने के प्रति कोई तत्परता है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद
और अगर नहीं होता है तो उसके अंदर हम जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर हम रुचि उत्पन्न करते हैं, उसको हम तत्पर करते हैं पढ़ने के लिए या सीखने के लिए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, या जो भी चीज़ें पढ़ाना होता है हम उसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत या तार्किकता की ओर। कुछ समझ में आया? हाँ, मनोवैज्ञानिकता का मतलब क्या होता है, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है, जो रुचि है, बच्चा अगर कोई चीज़ सीखने के लिए तत्पर है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को क्लास में आकर के आकलन कर लेना, ये होता है मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, तो जब अध्यापक क्या करता है, क्लास में जाता है तो ये देखता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा है कि नहीं किसी चीज़ को जानने के लिए। आज हम जो भी चीज़ पढ़ाने वाले हैं बोलेगा, फिर उसके बाद से जिज्ञासा देखेगा, उसके अंदर रुचि देखेगा, ठीक ना, उनके बौद्धिक क्षमता को भी देख लेगा कि हाँ जो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या ये ग्रहण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद उसके बाद से उस विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप से प्रस्तुत करता है उन बच्चों के समक्ष। तो ये है मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत या तार्किकता की ओर 10वां शिक्षण सूत्र। अब है 11वां, अनुभव से युक्ति या तर्क की ओर। अनुभव से युक्ति, अनुभव से युक्ति या तर्क की ओर। अनुभव से युक्ति या तर्क की ओर। युक्ति का आशय ये है उपाय से, है ना। युक्ति का मतलब क्या होता है, उपाय। देखिए साफ साफ मतलब यह है कि किसी अनुभव से सिद्धांत तक पहुंचना, उसे ही हम कहते हैं अनुभव से युक्ति, यानी कि अनुभव से उपाय को सुलझाना या अनुभव से तर्क की तरफ पहुंचना। मतलब इसका अर्थ यही हो जाएगा कि किसी सिद्धांत से, किसी अनुभव से सिद्धांत तक पहुंचना, किसी अनुभव से सिद्धांत तक पहुंचना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने देखा, बैठा था अपने बागीचे में, कि सेब गिरा, ठीक है ना। तो अब वो अनुभव किया कि भाई ये सेब नीचे क्यों जा रहा है, सेब ऊपर भी तो जा सकता है, सेब ऊपर भी तो जा सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर गिराया जा रहा है ऊपर से तो वह ऊपर भी तो जा सकती है, नीचे क्यों आ रही है। उसने अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उसने क्या किया, सिद्धांत दिया, वही क्या है, युक्ति है, ठीक है ना। तो अनुभव से युक्ति या तर्क की ओर, जब आपके पास अनुभव होगा तभी आप कोई युक्ति उपाय कर पाएंगे। जैसे अगर हमें पढ़ाने का कोई अनुभव ना हो तो हम कक्षा में ना अच्छे तरीके से शिक्षण कौशल का प्रयोग कर पाएंगे या अनुप्रयोग या उपयोग कर पाएंगे, और ना ही शिक्षण विधियों का, ना ही शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे शिक्षण प्रक्रियाओं को संपादित या संचालित करने के दरम्यान। तो यही होता है अनुभव से तर्क की ओर। समझ में आ गया ना। यानी कि साफ साफ यही है कि किसी भी अनुभव को सिद्ध करके आप क्या कर सकते हैं, सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं। तो अनुभव नहीं होगा तो आप कोई भी युक्ति या कोई भी तर्क को सुलझा नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो ये आपके कुल मिलाकर के 11 क्या थे, शिक्षण सूत्र थे। अब बताइए आपको समझ में आया? नहीं, तर्क और तार्किक मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। समझ में आ गया ना। अब बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से सरल से जटिल है तो सरल से कठिन कह सकते हैं ना। अब आप तो ये नहीं कहेंगे कि सर जटिल और कठिन का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का मतलब अर्थ तो एक ही है, बल्कि शब्द क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो तर्क या तार्किकता अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये बताइए, जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ के बारे में तर्क भी कर सकते हैं क्या, बताइए। आपके पास, जैसे आप बीए में आर्ट में पढ़ते हैं और आपके सामने अगर टेक्निक की बात की जाए, कुछ तकनीकी की बात की जाए, बीटेक की बात की जाए, हाँ एमटेक की बात की जाए, ठीक है ना, केमिस्ट्री की बात की जाए, तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। आप काम करते हैं किसी और चीज़ का और किसी और चीज़ के बारे में बताया जाए तो क्या आप उसके बारे में समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो अनुभव यहाँ पे क्या है, अनुभव से युक्ति का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का अनुभव करने के बाद आप एक सिद्धांत तक पहुँच सकें। समझ में आ गया। हम कक्षा में नहीं आएंगे, बच्चों के माहौल को नहीं देखेंगे, कभी पढ़ाई नहीं रहेंगे, शिक्षण सूत्र शिक्षण कौशल का उपयोग नहीं किए रहेंगे,
ठीक है ना। उनके मुख मुद्राओं को देख करके हम ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या बच्चा सीखने के लिए तत्पर है या नहीं, क्या बच्चा किसी चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, क्या हम बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं कि नहीं। इसका हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है तो हम क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? नहीं पढ़ा सकते ना। तो जब हम अनुभव कर लेंगे तभी हम एक सिद्धांत तक पहुँच सकते हैं, तभी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, तभी हम शिक्षण सूत्र या शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण कौशल के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। यही होता है अनुभव से युक्त या तर्क की ओर, यानी कि हम अनुभव किए रहेंगे तभी एक सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं। अब बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। चूँकि वीडियो चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आराम आराम से पढ़ेंगे, हर एक बिंदुओं को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत, ठीक है। शिक्षण कौशल पढ़ लिए, शिक्षण सूत्र पढ़ लिए, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लिए, अब शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। शिक्षण के सिद्धांत, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत है या नहीं। हम देखो अधिगम के सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। शिक्षण के सिद्धांत, मतलब शिक्षण प्रक्रियाओं को संपादित या संचालित करते वक्त कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना। हाँ, पहला है रोचकता का सिद्धांत। क्या है? रोचकता का सिद्धांत। रोचकता का सिद्धांत, ठीक है, रोचकता का सिद्धांत। दूसरा है उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत, लिखते जाइएगा। उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत, ठीक है ना। रोचकता का सिद्धांत, उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। उसके बाद से है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत। जीवन से संबंध करने का सिद्धांत, जीवन से संबंध करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध करने का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और एक है रुचि का सिद्धांत। बस अभी फ़िलहाल तो हम इतना ही पढ़ेंगे, रुचि का सिद्धांत, ठीक है, नोट करिएगा। हाँ, रोचकता रुचि थोड़ा सा अंतर है, बता देंगे अभी आपको। रोचकता का सिद्धांत, उद्देश्य, इसको लिख लीजिए, उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, जीवन से संबंध करने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। ठीक है, देखिए एक एक करके समझेंगे। रोचकता का सिद्धांत, ठीक है,
देखिए रोचकता का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मिर्च मसाला लगा करके बिल्कुल आपके सामने रखी जाए, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या हो, इच्छा जगे, रुचि जगे। साफ साफ ये आम भाषा में बता रहे हैं। अब बच्चों के सामने तो हम मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, बच्चों के सामने हम जो भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे, जो भी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, नौनिहालों को अच्छी ज्ञान दे रहे हैं, अगर गलत बोलेंगे, मिथ्या बोलेंगे तो उसका प्रभाव जो है कि बहुत काफ़ी उनके जीवन पे पड़ेगा। रोचकता का सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाए, ठीक ना, उसमें रोचक तथ्य हों, ठीक ना। रोचक तथ्य हों मतलब रोचक कोई ऐसी चीज़ें हों जो बच्चा क्या कर सके, उसको उस पर ध्यान आकर्षित कर सके, ठीक है। और आप समझ लीजिएगा कि ये सभी शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इन सब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कोई भी विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाए, उसमें रोचक तथ्य हों, रोचक बातें हों, और बच्चों के अंदर हम रोचकता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रोचकता का सिद्धांत। उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्माण शिक्षण सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और इस उद्देश्य निर्माण में आप समझ लीजिए कि कोई भी विषय वस्तु हम प्रस्तुत करते हैं तो हम ये देखने का जरूर प्रयास करते हैं कि जो भी शिक्षण का उद्देश्य है वो सिद्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मतलब हम जिस चीज़ को लेकर के पढ़ा रहे हैं, या जिस चीज़ को मन में हम ये ठान लें कि आज हमको ये चीज़ें सिखाना है, तो क्या बच्चे वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। जैसे अभी हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक ना, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अभी हम आधे घंटे बाद आपसे पूछें तो आप एक भी प्रश्नों का जवाब न दें, या जो भी हमने आपको सिखाया है, बताया, उसका जवाब न दें, तो इससे यही सिद्ध होता है ना कि शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। समझ में आ गया ना। तो उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सिखाते हैं, कोई भी चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो हमें ये निश्चित कर सकें कि क्या हमारा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये होता है उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत। मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम क्या कर सकें, हम आपसे प्रश्न भी पूछें, आप उसका जवाब भी दें। इससे ये हो जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, एक उद्देश्य की तरफ पहुंच रहे हैं, उद्देश्य का निर्माण भी कर रहे हैं। विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। देखिए कक्षा 4 के बच्चों को क्या पढ़ाना है, कक्षा 5 के बच्चों को क्या पढ़ाना है, कक्षा 3 के बच्चों को क्या पढ़ाना है, सभी कुछ निश्चित है ना। निश्चित है कि नहीं निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, विषय वस्तु निश्चित है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ाएं, ठीक है ना, उसका जो चयन करें वो विषय वस्तु से संबंधित हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है ना, पाठ्यक्रम से संबंधित हो, उनके जीवन से जुड़े हुए चीज़ों से संबंधित हो, उसे ही हम कहते हैं क्या, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि कोई और विषय वस्तु उठा लें, कक्षा 5 का विषय वस्तु उठा लें, कक्षा 6 का विषय वस्तु उठा लें, नहीं। हमें पढ़ाना है आज वर्णमाला और हम पढ़ाएं क्या, वाक्य, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो विषय वस्तु के चयन के सिद्धांत में हम, और एक बात और भी याद रखिएगा, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित बहुत सारे बच्चे होते हैं। कोई कद में छोटा होता है, कोई कद में बड़ा होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली भी होता है, कोई क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होता है। तो तमाम चीज़ें भिन्नताएं होती हैं। कोई थोड़ा सा बताओ तो पूरा अच्छी तरीके से समझ लेता है, और किसी को खूब बताओ तो थोड़ा सा समझता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ाएं, या ऐसा कौन सा विषय वस्तु हम चयन करें जिससे इन सारे बच्चों को कोई कठिनाई महसूस ना हो। अब ऐसा है कि आप कोई कठिन विषय वस्तु चयन कर लिए, ठीक है, कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4 के ही पाठ्यक्रम में कोई कठिन विषय वस्तु चयन कर लिए, और क्या हो रहा है, अब बच्चों को कोई, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो समस्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि कक्षा 4 में जो भी पाठ्यक्रम होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, ना, किसी भी क्लास में क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम होता है। अब गणित हम पढ़ा रहे हैं तो 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन छोड़कर चौथा लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, जो तेज़ तरार बच्चा हो, तो समझ लेगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ लेगा, और बाकी सब बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे पढ़ाने का भी तरीका होता है, जैसे आप हैं तो आपको हम पहले प्रतिशत पढ़ाएंगे, प्रतिशत पढ़ाने के बाद तब आपको हम क्या करेंगे, तब हम आपको बट्टा का क्वेश्चन करवाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का सवाल करवाएंगे। प्रतिशत का नॉलेज ही नहीं होगा, भिन्न का नॉलेज ही नहीं होगा, तो फिर आगे क्या आप सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं।
आपको कक्षा 7 में ही लॉगरिथमिक का सवाल पढ़ाया जाए तो समस्या होगी। कक्षा 10 में ही अगर हम क्या करते हैं कैलकुलस पढ़ाने लगते हैं तो समस्या होने लगेगी। एपी जीपी एचपी पढ़ाने लगते हैं तो समस्या होने लगेगी। तो सबका एक निश्चित पाठ्यक्रम है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप वर्ण सीखेंगे, वर्णमालाओं का ज्ञान होगा, फिर शब्द का ज्ञान होगा, फिर वाक्य का ज्ञान होगा, अनुच्छेद का ज्ञान होगा, क्रम बना हुआ है ना। उसी तरीके से हम विषय वस्तु का ऐसा चयन करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित कि किसी को कोई समस्या ना हो और वह सबके लिए उपयोगी या अनुपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, तो ऐसे विषय वस्तु का चयन करना है जो क्या है सबको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है ना, नियोजन के सिद्धांत में यह होता है कि कोई भी विषय वस्तु का अगर हम क्या करते हैं शिक्षण कराते हैं तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसका रूपरेखा निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, जैसे टीचिंग लगता है तो पढ़ाने जाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। हमें क्या पढ़ाना है, किस कक्षा के बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, मतलब कक्षा, ठीक ना, कौन सा विषय है और उस विषय में भी कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है और कितना पढ़ाना है। ठीक है, कितने समय तक पढ़ाना है, कितने बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना, सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो उसे हम कहते हैं नियोजन का सिद्धांत। एक अध्यापक को भी अगर क्या करना है ना, पढ़ाना है ना कक्षा में, ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, पहले अपनी योजना बना करके आएगा कि हमें क्या पढ़ाना है और कितने समय तक पढ़ाना है, किस स्तर तक पढ़ाना है, कौन से शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे, कैसे समझाएंगे कि बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है ना, यही होता है क्या, नियोजन का सिद्धांत। तो आप बताइए इन सब का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है शिक्षण प्रक्रिया में। उसके बाद है जीवन से संबंध करने का सिद्धांत। देखिए, हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो उनके पूर्व ज्ञान है वह जीवन से या वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हम पढ़ाना शुरू कर दिए या बताना शुरू कर दिए, ठीक है, जो उनके जीवन से जुड़ा ना हो, जिसको कभी जानते ना हो, कभी देखे ना हो, कभी सुने ना हो, ऐसा नहीं है। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को आत्मसात करके हम क्या करते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं जीवन से संबंध करने का सिद्धांत। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को क्या करते हैं, अभिप्रेरित नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को नींद आ रही है, ठीक, अक्सर हिंदी के कक्षा में अध्यापक जब हिंदी में जब दोहे पद पढ़ाते हैं तो नींद आती है, कहानी पढ़ाते हैं तो नींद आती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, या क्लास लेने से पहले ही, मतलब पढ़ाने से पहले ही हम पहले उनको क्या कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं। मतलब 5 मिनट में हम उनको पूरा तैयार कर लेते हैं, तत्पर कर लेते हैं उस विषय वस्तु के प्रति। ठीक है ना, तो होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बच्चों को अभिप्रेरित करना जरूरी है। जब तक आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे ना तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है ना, और मोटिवेट भी आप लोग जानते होंगे, मोटिवेशन हमने आपको पढ़ाया है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है। इसको हम सकारात्मक या नकारात्मक भी कह सकते हैं। तो बच्चों को हम सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिएगा आप ही कभी कभी सुबह में क्या होते हैं, आते हैं पढ़ना शुरू करते हैं ना तो एकदम आलसीपन महसूस होता है आपको। लेकिन जब आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, आप एकदम हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम आपको बताएं कि हम परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, परीक्षा में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन कौन से बिंदु पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे मोटिवेट होना शुरू कर लेंगे। तो अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत मतलब ये है, बच्चों को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रियाओं में। रुचि का सिद्धांत, देखिए बहुत ज़्यादा अंतर तो है ही नहीं। अगर कहा जाए तो सिद्धांतों में ये रोचकता और रुचि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ सिखाएं तो उसमें बच्चा रुचि ले, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा तथ्य हो, कोई कुछ ऐसी चीज़ें हों, ठीक है ना, जो बच्चा क्या हो, उसके प्रति उत्साहित हो, अभिप्रेरित हो सीखने के लिए, ठीक है ना, कुछ ऐसा तथ्य लेकर के आएँ, ठीक है, तो बच्चे के अंदर रोचकता जगे। जैसे आप देखिएगा यूट्यूब पे 1 सेकेंड में सीखें अपना जन्मतिथि निकालना, हम होता है ना, यूट्यूब पे देखते हैं तुरंत उस पर टच करते हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है बताइए। तो ये क्या है, मतलब कुछ ऐसा फैक्ट आप सामने प्रस्तुत करिए, मतलब जिससे बच्चा क्या हो, उत्साहित हो, सीखने के लिए अभिप्रेरित हो। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसा देखने को मिलता है, लिखा रहता है 2 सेकेंड में चुटकी में इस सवाल को हल करें, चुटकी में प्रश्नों का जवाब ढूंढ लें, है ना, चुटकी में अपना जन्मतिथि निकालना सीखें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस पर टच करते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे महाबोकस वीडियो होता है, अगर 3 मिनट का वीडियो हो तो 1 मिनट तो अपना प्रचार ही करता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, और 2 मिनट में समझाता है, फिर एक कंक्लूजन एक छोड़ देता है कि दूसरे पार्ट 2 वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमें और पढ़ना है हम लोग को। अभी तो इतने चीज़ समझ लिए,
मतलब नियोजन का मतलब होता है पाठ्य योजना बनाना, एक तरह से अगर देखा जाए तो। आप अगर पढ़ाना चाहती हैं विद्यालय में या पढ़ाने जाती हैं तो आप अपनी एक योजना बनाती हैं कि नहीं, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। अगर आज हमें 6, 7, 8 को पढ़ाना है तो 6 और 7 के और 8 के बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे, हिंदी में क्या पढ़ाएंगे, या अगर आप संस्कृत के अध्यापिका हैं तो संस्कृत में क्या पढ़ाएंगी, उसका योजना बनाती हैं ना, उसी को कहते हैं नियोजन। ठीक है ना। मतलब पढ़ाने से पहले आप एक रूपरेखा तैयार कर लेती हैं, समझ में आ गया ना। पढ़ाने से पहले आप एक रूपरेखा बना लेते हैं कि आपको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। ठीक है, उससे क्या होता है, शिक्षण एकदम प्रभावी नहीं होता है, मतलब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे आज इतना से इतना पढ़ाना है, एक टॉपिक में या एक अध्याय में आज हमको 3 ही टॉपिक पढ़ानी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ानी है। ठीक है, उस 3 टॉपिक को हम खूब ढंग से पढ़ के आते हैं, उसका अच्छा अनुभव लेकर के आते हैं। ठीक है ना, वो हम तैयार होकर के आते हैं, वही होता है नियोजन। समझ में आ गया। हाँ, अब पढ़ेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या कह रही हो बताओ, बोलो क्या हुआ, क्या कह रही हो, लिखवाने के लिए। भाई देखिए हमसे खुल के बोलिए, ठीक है ना। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अब इतना समझा दें तो इसमें लिखवाना क्या बताओ। क्रियाशीलता का सिद्धांत, उसके बाद से वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, उसके बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत, आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रॉबेल। नाम सुने हो ना, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल का नाम सुने आप लोग, फ्रॉबेल किस शिक्षण विधि के जनक हैं, किंडरगार्टन। एक बात बताइए, फ्रॉबेल ने कुछ कहा था बच्चों के लिए, क्या कहा था, बालक स्वयं क्रिया करके सीखते हैं, कहा था ना। उन्होंने कहा था कि बालक क्या करते हैं, बालक स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। स्वयं क्रिया करके सीखते हैं, इन्होंने कहा था बालक स्वयं क्रिया करके सीखते हैं, फ्रॉबेल ने ऐसा कहा था। देखिए क्रियाशीलता का मतलब होता है, अच्छा आप बताइए, आप किसी भी कार्य को करने के लिए क्रियाशील नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो वो कार्य हो पाएगा क्या, मन नहीं लगेगा जिस कार्य को करने में, ठीक ना। जिस कार्य को करने के लिए आप तत्पर नहीं होंगे वो कार्य नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप स्वयं ही ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं ही उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हैं, ठीक है, या कार्य करने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित हैं, तो इसका मतलब ये है क्रियाशीलता, है ना। तो शिक्षण प्रक्रियाओं में बच्चा स्वयं सीखने के लिए तत्पर होता है, बच्चा स्वयं ही क्रिया करता है, ठीक ना, इसे हम कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये भी शिक्षण के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ये भी क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें शामिल है। बालक स्वयं क्रिया करके सीखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। आप देखिएगा बच्चे बड़े तिगड़मबाज होते हैं, ठीक ना, गलती करेंगे फिर सही करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, सही करेंगे, प्रयास करते जाते हैं, ठीक है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आप सभी को पता है कि सभी लोग एक समान नहीं होते, मतलब ब्रह्मांड में, ठीक है ना, या संपूर्ण सृष्टि में कोई भी दो जीव, मतलब दो व्यक्ति भी अगर हम कहें तो आपस में समान नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही माँ के कोख से उत्पन्न पुत्र हो या पुत्री हो, उनमें भी समानता नहीं होती है। जुड़वा, है ना, दो ट्विंस हो तो उसमें भी क्या होता है, समानता नहीं होती है। शक्ल एक जैसी हो, रूप एक जैसा हो, ठीक है ना, लेकिन स्वभाव अलग हो जाएगा, उनकी इच्छाएं अलग हो जाएंगी, उनकी भावनाएं अलग हो जाएंगी। यही होता है व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके भी शिक्षण प्रक्रियाओं को संपादित किया जाता है। उसके बाद से हो जाता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। देखिए, कोई भी चीज़ हम पढ़ाएं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएं। ये नहीं कि आए तो लेसन 3 से शुरू कर दिए, लेसन 5 से शुरू कर दिए, लेसन 4 से शुरू कर दिए, ठीक है। और पहले आते ही आते, जैसे हम ही हैं, अगर हमको सुपर टेट का पाठ्यक्रम पढ़ाना है साइकोलॉजी में, तो हम आते आते सबसे पहले कोई एक विषय टॉपिक उठा करके, एक विषय वस्तु उठा करके हम पढ़ाना शुरू नहीं कर देंगे। पहले तो हम आपको क्या करेंगे, एक सामान्य परिचय देंगे। किसका? सिलेबस का, है ना। सिलेबस का एक सामान्य परिचय देंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किससे कितने अंक के प्रश्न आने की संभावना बनती हैं, या कौन से महत्वपूर्ण हैं टॉपिक, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। आप कोई भी चीज़ पढ़ाएं, सिखाएं, ठीक है ना, तो आप क्रमबद्ध से किसी चीज़ को प्रस्तुत करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत आप समझ सकते हैं क्या है लोकतांत्रिक मूल्य, बताइए। लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, और हाँ ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षा तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे मूल्य की बात की जा रही है, उस वैल्यू की बात की जा रही है। ये तो बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? अब हम बताते हैं लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। देखिए, हम पढ़ाते हैं तो केवल विषय वस्तु का ज्ञान नहीं देते हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की सद्भावना को भी बच्चों के अंदर विकसित करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या हो, देशभक्ति जैसी भावनाएं आएँ, बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति जैसी भावनाएं आएँ, बच्चों के अंदर वो सद्भावनाएं आएँ कि किसी का हम सत्कार कैसे करते हैं, आदर कैसे करते हैं, सम्मान कैसे करते हैं। समझ में आ गया ना? वो होता है लोकतांत्रिक मूल्य या नैतिक मूल्य, ठीक है। केवल विषय वस्तु का ज्ञान नहीं दिया जाता है कक्षा में अध्यापक के द्वारा, शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का भी जिक्र किया जाता है कि अपने राष्ट्र के प्रति आपको समर्पित कैसे होना है, समाज के प्रति समर्पित कैसे होना है, ठीक है ना, अपने माता पिता परिवार पड़ोस के प्रति समर्पित कैसे होना है, नातेदार रिश्तेदार, ठीक है, आपसे जो बड़े हैं उनके प्रति समर्पित कैसे होना है, किस तरीके से उनका सम्मान करना है, ठीक है ना। ये हो जाता है लोकतांत्रिक मूल्य, ठीक है। ये बात की बात है कि उन्हें हम पूरा हक दें, पूरा अधिकार दें बोलने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उन मूल्यों की जिक्र की जा रही है जो लोकतांत्रिक हो, जो नैतिक हो। नैतिक, अगर नैतिकता की हम बात करें तो वो आ जाएगा इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब है संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक ना, थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है इसमें कि अगर अध्यापक क्या करता है, शिक्षण प्रक्रियाओं को संचालित करता है, संपादित करता है, तो उसमें ये हो सके कि उसकी बातें स्पष्ट तरीके से हर एक छात्र तक पहुंच सके, कक्षा में उपस्थित हर एक छात्र तक उसकी आवाज़ पहुंच सके और उसे वो समझ सके और उसके बाद से उसे प्रतिपुष्टि मिले बालकों के द्वारा। ये होता है संप्रेषण का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ सिखाएं, बताएं, पढ़ाएं,
और बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचे लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, प्रतिपुष्टि नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। तो संप्रेषण के सिद्धांत का मतलब यही है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में अध्यापक के द्वारा जो भी सूचनाएं बच्चों तक पहुंचती हैं उस पे क्या है, बच्चे अपनी एक प्रतिपुष्टि दें कि हाँ हमें समझ में आया या हम समझ लिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये होता है संप्रेषण का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएं और आप मुख दर्शन मतलब मुख बन करके सुने, उसके बाद से पता नहीं वो समझे कि नहीं समझे, हमें भी नहीं पता चला और फिर हम आगे बढ़ते गए, ठीक है ना। इस तरीके से कई लेसन खत्म हो गया, जब टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कि एक भी लेसन आपको ढंग से नहीं आ रहा है। तो संप्रेषण का सिद्धांत भी फॉलो होता है शिक्षण में, यानी कि संप्रेषण को भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाता है। अध्यापक की वाणी स्पष्ट हो, ठीक है ना, अध्यापक की भाषा स्पष्ट हो, अध्यापक जो भी बातें मतलब कह रहा हो या कर रहा हो सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पुस्तकीय ना हो, ठीक है ना, और बच्चों तक ये बातें पहुँचे, बच्चे उसको समझ लें, बच्चे सीख जाएं और प्रतिपुष्टि दें। जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ें आपसे बताते हैं, बोलते हैं, तो आप सिर हिला करके हाँ या ठीक है कह करके क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं। जब तक ये सिर हिला करके या ठीक है या समझ में आया सर, इस तरीके से आप नहीं कहेंगे, प्रतिपुष्टि हमें नहीं मिलेगा, तो क्या आप बताइए क्या कम्युनिकेशन हुआ? नहीं हुआ। तो ये है संप्रेषण का सिद्धांत। अब है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन के सिद्धांत में ये होता है कि बच्चों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। समझ में आ गया? बच्चे अगर किसी मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब सटीक देते हैं, अपने भाषा में देते हैं, सरल तरीके से देते हैं, ठीक है ना, और हम उन्हें क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी अगर त्रुटि भी होती है, अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर हम उसे डांट देते हैं तो हमें डांटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए कि इतने बच्चों में आपने खड़ा होकर के जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब था, हम संतुष्ट हुए, लेकिन आपकी थोड़ी थोड़ी गलतियां थी, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करिएगा। अब बच्चा मुस्कुराते हुए उस गलती को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद से तुरंत उस गलती को सुधारने का प्रयास करेगा और वो इंतज़ार करेगा कि फिर हमसे मास्टर साहब कोई प्रश्न पूछें और हम उसका जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से दें, उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। समझ में आ गया? तो अगर आप बच्चों की प्रशंसा नहीं करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ठीक है, तो बच्चा किसी चीज़ को सीखेगा नहीं, बच्चे के अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा, बच्चा डरेगा, आपके प्रश्नों का जवाब देने से भी डरेगा, और सोचेगा कि अगर हम अभी बोलेंगे गलती होगा तो क्या हो जाएंगे, वो हमें डांट देंगे और हमें भाई हमें डांट देंगे, आप सारे लोग के सामने हमारी बेइज्जती होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बच्चों की आप क्या करिए, प्रशंसा करिए, ठीक है, उन्हें पुनर्बलन दीजिए, आप बताइए कि हाँ आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया लेकिन थोड़ी सी गलती थी, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। अब बच्चा क्या करेगा, उस गलती को सुधारेगा, मतलब उनकी गलतियों को आप क्या करिए, बता जरूर दीजिए, यही होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अब आप बताइए, कोई बच्चा अगर कोई प्रश्न का जवाब दे रहा है अपने टूटे फूटे शब्दों में, गलत सलत ही दे रहा है लेकिन दे रहा है, कुछ सही दे रहा है कुछ गलत दे रहा है, टूटे फूटे शब्दों में दे रहा है, अपनी भाषा में दे रहा है, ठीक है, आप पहले उसको डांट दिए, आप उसको पहले ही डांट दिए, बैठो तुम्हें कुछ नहीं आता है, गलत सलत बोलते हो। अब बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाएगा, कांपने लगेगा, बैठ जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फोबिया उत्पन्न हो जाएगा, डर उत्पन्न हो जाएगा, अब वो किसी प्रश्नों का जवाब नहीं देगा। इसीलिए बच्चे अगर प्रश्न का जवाब देते हैं तो आप उनको सुनिए, वो चाहे वो सही दे रहे हों जवाब या गलत दे रहे हों, आप उनको सुनिए और फिर बाद में बताइए कि देखो बच्चे आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, ठीक है ना, बिल्कुल प्रशंसा करिए और उसके बाद से बताइए कि देखिए आपकी ये गलती थी, ये त्रुटियाँ थीं और इस त्रुटियों को सुधारने के लिए बिल्कुल नितांत आवश्यकता है। अब बच्चा क्या करेगा, उस त्रुटियों में सुधार लाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो शिक्षण प्रक्रिया में इन सभी समस्त सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं, तब जाकर के शिक्षण प्रक्रिया संपादित या संचालित होती हैं। तो आप बारीकियों को समझें, है ना, समझ में आया ना सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना शिक्षण प्रतिमान। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है ना, बताओ। अच्छा, इसको ना, इस टॉपिक को ना हम अगले दिन शुरू करेंगे, शिक्षण प्रतिमान को, है ना, समय भी कम है तो समस्या होगी, ठीक है ना, है कि नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि समय कम है, दिक्कत होगी, शिक्षण प्रतिमान कभी शुरू कर देंगे तो अगले दिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आप बताइए, थोड़ा सा कुछ प्रश्नोत्तरी वगैरह हो जाए, किसी को कोई, हाँ
1 मिनट है क्या? 1 मिनट है मतलब 1 मिनट बचा हुआ है। अच्छा सुनिए, कुछ प्रश्न वगैरह का जवाब दीजिए आप सभी। बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।